Hi, this is your life, your one and only life. So take excellence very personally. Today is 24th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे श्री बदरुद्दीन तैयब जी। राजमाला एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का जो बताता है हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। कोमागाटा मारू इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था इसका जर्नी हांगकांग से। सबसे पहले आया था सीआर फॉर्मूला 1944 में, फिर वेवल प्लान आया 1945 में, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, फिर माउंट बेटन प्लान आया 1947 में। चार्टर एक्ट 1833 के अंदर टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सब्स्टिट्यूट हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बिहाफ में। फर्स्ट मार्टर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है श्री मंगल पांडे जी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है विच ब्रिटिश एक्ट लेड टू जलियांवाला बाग मैसाकर। वो कौन सा एक्ट आया था, न वकील न दलील न अपील, जिसके कारण जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ। Who heads the cabinet committee on economic affairs in India? फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये किस राज्य में स्थित है? किस हड़प्पन साइट में टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? टेराकोटा। Who rebuilt the Somnath temple in 815 AD after it was destroyed by Arab invaders in 725 AD? कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे जाके स्टेटमेंट्स दिए थे। So this is important. In context of Mauryan administration, who was regarded as the chief treasury officer? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है manifold, मतलब बहुत सारा है, numerous है, multiple है, remarkable, remarkable journey है, remarkable efforts है, मतलब exceptional, amazing. nurture का करना, nurture करना मतलब ख्याल रखना, take care of, look after. एम्बार्क, एम्बार्क है ये जर्नी, मतलब स्टार्ट, कमेंस, बिगिन। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी शो है, इवेंट है, स्पीच है, उसका रिटन वर्जन, कॉपी, प्रिंटेड वर्जन, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं फिक्स आईटी पोर्टल, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इन्फोसिस के सीईओ को। हम आज जानेंगे एक हमारे मिस्टर गोयल साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है, टिट फॉर टैट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सो विल गेट टू नो अबाउट बैरियर्स टू ट्रेड क्या होते हैं, बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस, और इससे रिलेटेड एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन रशियन स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं टू कम इन 2023, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इसमें। ये एडिशनल क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, विल गेट टू नो। ये नया स्मोग टावर इंस्टॉल हुआ है दिल्ली में, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। स्टेइंग इन्वेस्टेड, अफगानिस्तान में अब हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसको हम जानेंगे। देन प्रैग्मेटिक अफगान बिहाइंड द रिलीजियस गाब। देन ये साइक्लोन्स इस बार कुछ ज़्यादा ही आए हैं, ताउटे, यास, ये साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं। विल गेट टू नो कि इसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एसेंशियल स्टेप्स भी जानेंगे, दिस इज रियली गुड। इसी पे बेस्ड एक सवाल है 2020 GS3 का, वो भी हम देखते हैं। देन जयशंकर साहब अभी ब्रीफ देंगे अफगानिस्तान क्राइसिस का पार्लियामेंट में, विल गेट टू नो। देन सेक्टर वाइज मोनेटाइजेशन, सरकार के पास पैसे नहीं है तो वो मोनेटाइजेशन कर रही है एसेट्स को, विल गेट टू नो। देन दिस इज जॉयफुल शुड बी द लर्निंग। आज हम देखते हैं मैपिंग सीरीज में सेकंड पार्ट, वर्ल्ड मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड सीज। इसमें हम मेजर सीज क्या है, ओशियंस क्या है, इनको अभी ब्रीफली देखते हैं। देन वन बाय वन जो सीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसको भी हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अगेन यूएनएससी में बोला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, तो इसीलिए ये सीज, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और ये कुछ सवाल है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये जो 40-45 मिनट में हम जो कंटेंट देखते हैं ना, पढ़ते हैं, आई कुड ईजिली मेक 5 वीडियोज आउट ऑफ दीज 40-45 मिनट, बट द पॉइंट इज इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। आई डोंट वांट यू कि आप दिन भर बस यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहे हो कि कौन सा वीडियो आया, क्या आया, क्या आया। इससे बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, यू विल रियलाइज इट लेटर।
सो अपना आइडिया ये होता है कि इसी 40-45 मिनट में आई टेल यू एवरीथिंग, आई गिव यू एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है टू फाइट वेल इन दिस एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस इज अ एफिशिएंट मेथड, एफिशिएंट है ये प्रोसेस. तो फिलहाल के लिए मैपिंग हम इसी में कंटिन्यू करते हैं. सी, फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है फिक्स आईटी पोर्टल बाय सितंबर 15. फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया इन्फोसिस के सीईओ को. सी, डीपली डिसअपॉइंटेड है मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा. ये जो नया ई फाइलिंग पोर्टल है ना, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, इसका काम दिया गया था इन्फोसिस को. तो 5 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल आया. ये टैक्स पेयर फ्रेंडली है. वरना कई बार क्या होता है, जैसे टीडीएस कट जाता है, फिर टीडीएस कट गया, फिर आपने टैक्स क्लेम किया, फिर वो प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम बाद फिर आपको इनकम टैक्स का ये रिफंड्स आएंगे. सो दिस इज़ अ वेरी टीडीएस प्रोसेस. प्लस जो फॉर्म्स हैं, वेबसाइट पोर्टल है, ये भी इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है. तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर क्या होता है, टैक्स फाइल कर नहीं पाता अपने आप से. तो इससे टैक्स कॉम्प्लायंस नहीं आता. और यही एक रीज़न है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफ़ी कम है, जो सवाल आपने कल तैयार किया. तो इसी बात पे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे सरकार बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. एम्फेसाइज कर रही है फेसलेस असेसमेंट में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन पे. डेटा जो होता है ना, बिग डेटा, इस बिग डेटा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा क्रंचिंग, इन सब चीज़ों से प्रोफाइलिंग करना, टैक्स कैलकुलेट करना, किसका कितना टैक्स जनरेट हुआ है, टैक्स इवेजन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फाइंड करना ज़रूरी है. तो दिस इज ई फाइलिंग पोर्टल जो जून 5 को लॉन्च हुआ था. बट ये पोर्टल जब से आया, इसमें कुछ ना कुछ बग्स आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही है, कभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, कभी प्रोसेस नहीं हो पाती. इस बात पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर इन्फोसिस के सीईओ एंड एमडी मिस्टर सलिल पारेख को अभी समन किया था. इनको डेडलाइन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये फिक्स करिए सितंबर 15 को, बिकॉज ऑलरेडी इनकम टैक्स जो है उसका भी डेडलाइन आ रहा है. आई थिंक 30 सितंबर एंड है. सो दिस इज द थिंग. डीपली डिसअपॉइंटेड सेज मिनिस्टर. ये फिक्स हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, जो ग्लिचेस हैं वो ओवरकम हो जाएंगे. टैक्स पेमेंट को कन्वीनियंट करना ज़रूरी है और हैसल फ्री करना ज़रूरी है. हैसल फ्री, अगर चीज़ें आसान होती है ना तो कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमन एरर्स को हम बाईपास करें, हर चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो. तो जो ह्यूमन लेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर ह्यूमन लेड एरर्स होते हैं, वो चीज़ भी हम एलिमिनेट कर देंगे. सो द सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजी. इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. सेकेंड न्यूज़ है, मिस्टर गोयल ने हिंट किया टिट फॉर टैट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन. टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे का तैसा, सामने वाला जैसा बिहेव कर रहा है आप भी वैसा ही उसको रिटर्न करो. सो दिस इज टिट फॉर टैट. ये किस कॉन्टेक्स्ट में? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बताया कि यूएसए है, यूरोप की कंट्रीज हैं, ये बैरियर्स लगाते हैं. हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं उस पर बैरियर्स लग जाएंगे और उस पर ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होती है. तो इससे हमारा एक्सपोर्ट ग्रो नहीं हो पाता. और जब उनको हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए होता है तो दे स्टार्ट प्रेशराइजिंग अस. सो दिस इज नॉट राइट. सो दैट इज वाई इंडिया यहाँ पे एक टफ स्टैंड ले सकता है. नॉट अवर्स टू टेकिंग रिटेलिएटरी ट्रेड पॉलिसी. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है. नॉट अवर्स टू टेकिंग रिटेलिएटरी ट्रेड पॉलिसी मेजर्स टू काउंटर एक्सपोर्ट बैरियर्स बियॉन्ड द रियल्म ऑफ टैरिफ एंड ड्यूटीज. तो बैरियर्स तो लगाती है, हर कंट्री कुछ ना कुछ बैरियर्स लगाएगी ताकि फ्रीली बाहर का सामान आपके कंट्री में नहीं आए, आपका जो कंट्री है वो इंपोर्ट से डूब नहीं जाए, क्योंकि इससे फिर जो लोकल आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो डिसएडवांटेज में हो जाएंगे. सो एवरी कंट्री पुट सर्टेन बैरियर्स. बट अगर ये बैरियर्स WTO गाइडलाइन के बाहर है तो फिर ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस है. हम चाहते हैं कि $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट हो ईयर में और 2 ट्रिलियन का हो जाए बाय 2030. दीज आर वेरी एम्बिशियस नंबर. तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है गुड्स मतलब कुछ सामान बनाया, सर्विसेज मतलब कुछ सेवाएं दी, इनका जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेड. एक्सपोर्ट मतलब होता है इंडिया से हमने बाहर भेजा, इंपोर्ट होता है बाहर से हमने इंडिया में कोई सामान या वस्तु या सेवा को बुलाया. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट. हम चाहते हैं एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना खुद को, बिकॉज इसमें ज़्यादा पैसे हैं. इंक्रीजिंग टेंडेंसी है कुछ कंट्रीज में कोविड-19 के बिहाफ में कि इनवर्ड हो गए हैं फॉर एसेंशियल सप्लाईज, बिकॉज लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से सप्लाई साइड बॉटलनेक्स है. तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ.
लॉकडाउन के कारण डिमांड भी कम हुई, इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ, फ्लो ऑफ मनी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कम हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन और जो शिपिंग रूट्स हैं ये भी इम्पैक्ट हुए। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन के। अब कोविड-19 कुछ ही टाइम पे पीछे छूट जाएगा और वर्ल्ड आगे फिर से ओपन होगा। तो इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट ऑन द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेज। तो दैट इज व्हाई वी शुड बी रेडी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, ट्रेड में हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटी आए हम उसको मिस नहीं करें। अब जैसे ट्रेड है, ट्रेड का भी बड़ा पुराना हिस्ट्री है। ट्रेड को कैसे स्ट्रीमलाइन करें, ट्रेड में जो छोटे कंट्रीज हैं, स्मॉलर प्लेयर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड करें, इन सब चीज़ों के लिए नियम कानून इम्प्लीमेंटेशन, इस सब के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, WTO। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, दिस गैट वगैरह थी, फिर फाइनली ये WTO बना। WTO का मैंडेट ही ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को फैसिलिटेट करना, जो बैरियर्स हैं ट्रेड के उसको हटाना। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आंसर। और WTO के अभी चीफ कौन है, ये भी आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ट्रेड में बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स मतलब बाधाएं आती है। कंट्री ट्रेड को उतना सपोर्ट नहीं करती बिकॉज एवरी कंट्री इज अ सोवरेन कंट्री, वो अपने हिसाब से नियम बनाएगी, अपने हिसाब से क्वालिटी चेक करेगी। तो ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे करें, बैरियर्स जो होते हैं जैसे एक्सपोर्ट टैरिफ लगा दिया, टैरिफ मतलब कुछ दर लगा दी उस पर और टैक्स वगैरह लग रहा है, इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया, ट्रांजिट टैरिफ लगा दिया। तो एक बैरियर होता है टैरिफ बैरियर, मतलब पैसे लगा दिए, ज़्यादा महंगा कर दिया, चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगी, तो दिस इज बाय मनी। टैरिफ बैरियर मतलब मनी। नॉन टैरिफ बैरियर में मनी नहीं होता, इसमें दूसरे तरीकों से बैरियर्स बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कोटा, हम 100 क्विंटल ही आपसे खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ये कोटा लगा दिया हमने, तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गया ना, बैरियर लग गया, वो 100 से ज़्यादा आपको सप्लाई नहीं कर पाएगा। सब्सिडी लगा देते हैं, जैसे चाइना कर देता है, चाइना अपने एक्सपोर्ट में सब्सिडी दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती है, ये सब्सिडीज होती है। और दूसरे और भी होते हैं, जैसे प्रोडक्ट इन टेस्टिंग में हमने बैरियर लगा दिया कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है। जैसे अक्सर हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एडिबल्स हैं, यूरोप में उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि प्रोडक्ट इन टेस्टिंग में ये पैरामीटर्स वो फॉलो नहीं कर रहा है। सेल्फ रिलायंट इंडिया ऑल दो ग्लोबल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट नहीं है, बट कई बार कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोकल कंटेंट को ही प्रमोट करेंगे, तो बाहर से इंपोर्ट नहीं आएगा। एम्बार्गोज लगा देते हैं, एम्बार्गो भी एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि इससे पहले ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। वैक्सीनेशन में कुछ कंट्रीज ने एम्बार्गो लगा दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले करते हैं, मतलब पेपर में उलझा के रख दो तो वो ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। करेंसी कंट्रोल करते हैं, तो एक तो होता है डायरेक्ट टैरिफ लगाना, जैसे इस पे 15% टैक्स लगा दिया, 20% लगा दिया, दिस इज टैरिफ। दूसरा होता है नॉन टैरिफ, कोटा, सब्सिडी और प्रोडक्ट टेस्टिंग, स्टैंडर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, एम्बार्गो, दीज आर बैरियर्स, बाधाएं हैं। टाइप्स ऑफ नॉन बैरियर ही है, जैसे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, फिजिकल मेजर्स है, सब्सिडी हो रहा है, कंसेशन हो रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट टैक्स हो गया, हेल्थ एंड सैनिटरी सेफ्टी रेगुलेशन जो अक्सर यूरोप करता है, पैकेजिंग के रेगुलेशंस कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, कार्टल्स हो गए, इंटरनेशनल कार्टल्स, ये सारी चीज़ें होती है बैरियर्स। तो वन इज टैरिफ बैरियर, अनदर इज नॉन टैरिफ बैरियर। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही मैंडेट है कि ट्रेड के जो बैरियर्स हैं इसको हटाए, ट्रेड को स्मूदन आउट करे। अब WTO का क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलेटरल बॉडी है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, इज फेसिंग चैलेंजेस ऑन वेरियस काउंट्स। तो पहला तो हमने फैक्ट एस्टेब्लिश कर दिया कि WTO में चैलेंजेस हैं। WTO स्पेशली इसको आप कोविड-19 से बैक करो, अभी जैसे USA और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, WTO एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह गया, कुछ नहीं किया इसने। तो चैलेंजेस हैं WTO में, और फोकस क्या है, WTO यहाँ पे हाईलाइट किया है, मल्टीलेटरल बॉडी है, बट चैलेंजेस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सबका से भी नहीं आ रहा है, हर किसी कंट्री का यहाँ पे से नहीं आ रहा है, मल्टीलेटरल बॉडी फेल हो रही है, चैलेंजेस है। In this light, discuss the relevance of WTO and suggest suitable reforms in its functioning. तो पहले तो हमने प्रीमाइस सेट कर दिया कि WTO एक मल्टीलेटरल बॉडी है और इसमें चैलेंजेस हैं, ये बात हम मान गए। अब आप बताओ, उसको कुछ आइडेंटिफाई भी करो कि रेलेवेंस है या नहीं है WTO का। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हैवी रिफॉर्म्स चाहिए,
तो WTO में भी चाहिए, अदरवाइज ये अपना रेलेवेंस लूज कर रहा है। और आप इसके रिफॉर्म्स कैसे लाओगे, सूटेबल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए इसकी फंक्शनिंग में, बड़ा अच्छा सवाल है। थिंक रशियन स्टेल्थ फ्रिगेट्स टू कम इन 2023, ये सवाल यहाँ पर है, ये टॉपिक यहाँ पर है। 2023 तक रशियन ओरिजिन की स्टेल्थ फ्रिगेट्स आएंगे। फ्रिगेट्स मतलब ये बड़ी बड़ी शिप्स हैं नेवी के लिए। स्टेल्थ है मतलब ये जो शिप है ये साइलेंटली सीक्रेटली भी मूव कर सकती है, ये रडार में डिटेक्ट नहीं होगी, तो दैट इज स्टेल्थ। ये दो क्रिवाक क्लास वेसल्स हैं, काफी टाइम से पैंडेमिक के कारण डिले भी चल रहा था, तो अब ये फाइनली डिलीवर होगी। ये पहले एक बार न्यूज आया था कि स्टेल्थ फ्रिगेट क्या होती है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, वॉरशिप है बेसिकली, काउंटर कर सकती है सरफेस शिप्स को, सबमरीन्स को, एयरबॉर्न थ्रेट्स को, तो ये वॉरशिप है। जैसे अभी नया शिप बन रहा है ना हमारा, अब इस शिप अकेले ट्रैवल नहीं करती है, एक्चुअली पूरा पूरा बहुत सारी शिप्स एक साथ यहाँ पे ट्रैवल करती है, आर्माडा होता है इनका। तो ये जो फ्रिगेट्स होती है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सामने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसीलिए इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। ये जो हल होता है आगे का स्पेशल हल होता है, डिजाइन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड विजिबिलिटी इन ऑन रडार। ये इसके कुछ डेटा है, नॉट्स इतनी, स्पीड है, क्रू स्ट्रेंथ इतना है। तो ये प्रोजेक्ट 11356 था, मॉस्को के साथ साइन किया था कि हम 4 फ्रिगेट्स लेंगे, 2 हम रेडीमेड ऐसे ही ले आएंगे और बाकी 2 हम गोवा शिपयार्ड में बनाएंगे। तो उसी की बात है, फर्स्ट ऑफ 2 एडिशनल क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स अभी रशिया से आ जाएगी 2023, और बाकी फिर हम इंडिया में बनाएंगे। ये इसके नंबर्स हैं। अब बिकॉज इट इज अ वॉरशिप, तो ब्रह्मोस इसमें लगी हुई है। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज का मतलब हमें पता है, क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक, और सुपरसोनिक का भी मतलब हमें पता है। ब्रह्मोस भी क्या है, ब्रह्मपुत्रा एंड दिस मॉस्कोवा रिवर ऑफ दिस रशिया, तो जॉइंट वेंचर है। अब बिकॉज हम इसकी पहले रेंज रिस्ट्रिक्शन थी 300 किलोमीटर, अब MTCR के हम मेंबर बन गए, तो ये रेंज भी अब बढ़ गई है। हम इस पे नेक्स्ट वर्जन बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ड्यू टू द यूज ऑफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी स्पेशल हल डिजाइन, रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकाउस्टिक इंफ्रारेड सिग्नेचर नहीं आएंगे, तो ये डिटेक्ट नहीं होगी, तो दिस इज गुड। अब यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, तो 2 शिप हम खुद बनाएंगे, इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो दिस इज गुड। ये बात है। अब ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिप्री की रिपोर्ट हम देखते ही रहते हैं, इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का, शिप्स का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का। डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंस लाना बहुत जरूरी है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन जो नेक्स्ट है, दिस इज DU ग्रेजुएट्स हु लेड प्रोटेस्ट इन अफगानिस्तान अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर। देन सी पिछले जितने टाइम से जो जो बातें कही हैं सब सही हो रही है। रिफ्यूजी क्राइसिस हमने बोला था, मैसिव स्केल में रिफ्यूजी क्राइसिस अभी होने वाला है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ये रिफ्यूजी क्राइसिस। और ये लोग कहाँ जाएंगे, USA तो भाग गया, यूरोप में घुसने की कोशिश करेंगे, यहाँ से उज्बेक जाएंगे, फिर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जाएंगे, टर्की से फिर ये वॉक करके यूरोप जाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये आएंगे इस तरफ इंडिया, उज्बेक, ताजिकिस्तान। यहाँ पे रिफ्यूजीज जो होते हैं वो लोग होते हैं जिन पे एट्रोसिटीज हुई उनकी होमलैंड पे। इनकी होमलैंड थी अफगानिस्तान, यहाँ पे इन पे एट्रोसिटीज हुई तो ये अपनी होमलैंड छोड़ के बाहर भागे। वर्ल्ड की जिम्मेदारी होती है कि इनको शरण दें रिफ्यूजी को, बिकॉज दे आर इन ट्रबल, तो हेल्प करना एज अ ह्यूमैनिटेरियन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बट बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो होमलैंड में ट्रबल हुआ, वर्ल्ड उसको क्यों नहीं सॉल्व करता है। ऐसे हम कितने रिफ्यूजीज को एड्रेस करेंगे। जैसे पाकिस्तान का भी अभी स्टेटमेंट आ रहा था, पाकिस्तान की बिकॉज डायरेक्ट इतनी बॉर्डर है तो मास स्केल में रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आ रहे हैं और पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, जो ऑब्वियस भी है, इतने सारे रिफ्यूजीज को वो कैसे हैंडल कर पाएगा। सेम इज विद ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्की ने यहाँ पे ऐसे दीवार बना दी। प्रॉब्लम ये नहीं है रिफ्यूजीज को शरण देना, प्रॉब्लम है जो इनके होमलैंड में गलत हुआ है, वर्ल्ड को उसको सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज रिफ्यूजीज आते हैं, फिर क्या होता है, ये एक डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट नेशनैलिटी से, ये जिस जगह जाएंगे वहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। फिर जो लोकल्स होते हैं उनके कस्टम्स, रिलीफ, बिलीफ सिस्टम, ये सब अलग होता है। अब जैसे अफगान है, इनका कस्टम एंड बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, यूरोप में, अमेरिका में उनका बिलीफ सिस्टम अलग है। तो व्हेन दीज पीपल गो देयर तो ऑब्वियसली सोशल फ्रिक्शन भी होता है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि जो माइग्रेशन वगैरह है उससे क्या चैलेंजेस आते हैं। तो जो रिफ्यूजी क्राइसिस है ना,
इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि रिफ्यूजीज को आप शरण दो, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि इनकी होमलैंड से जहां से इनको भाग के आना पड़ा वहां पे नॉर्मलसी रिस्टोर कराए। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, देन दिस इज पोर्शन ऑफ दिस लैंडफिल कोलैप्स हुआ। ये है नया कॉनॉट प्लेस में स्टार्ट हुआ दिस स्मोक टावर। स्मोक टावर कुछ नहीं है, रूम प्यूरिफायर बहुत बड़ा बन गया है, आउटसाइड लगा दिया, दैट इज स्मोक प्यूरिफायर। स्मोक प्लांट है, एयर प्यूरिफायर। तो स्मोक मतलब स्मोक और फॉग होता है, ये ऐसे बड़ा ह्यूज साइज का बना है, 40 फैन है, 5000 फिल्टर लगे हुए हैं, क्लीन करेगा एयर को, क्योंकि दिल्ली की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, पॉल्यूटेड एयर है, फिल्टर है। तो दिस इज स्मोक टावर। देन एक बात ये भी है, स्कूल्स ओपन हो गए हैं बट बच्चे वहाँ पे आ नहीं रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है टीचर्स के लिए। देन दिस इज ऑल डग अप। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, रिवैम्प। देन कर्नाटका स्कूल्स ड्रॉ फ्यूअर स्टूडेंट्स। केरला गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है पोस्ट ओनम केस सर्ज, रिमूवल ऑफ नेम्स। दिस यहाँ क्या हुआ था, जो मार्टर्स है ना, मार्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? मार्टर मतलब होता है शहीद। तो अक्सर फौज में भी आप देखो, अगर कोई जवान हमारे लिए लड़ता हुआ अगर सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, तो हम उसको मार्टर बोलते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर किल्ड वगैरह भी बोलते हैं, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ ये बात था, मालाबार और दिस मोपला रिबेलियन हुआ था, तो यहाँ जो पीपल थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में इंक्लूड करें, मार्टर्स में करें, इस बात पे एक थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। तो अभी जो डेफिनेशन है वो ये है कि उनको मार्टर्स ही कहा जाएगा। म्यूटेड दही हांडी फीट, और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हैं। दिस इज स्टेइंग इन्वेस्टेड, स्टेइंग इन्वेस्टेड। अब सी अफगान क्राइसिस देखा ना, तो अफगान में ना वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट यूएसए, वी आर नॉट नाटो, इंडिया इज इंडिया। और इंडिया के अफगानिस्तान से हमेशा बड़े अच्छे रिलेशंस रहे। इवन तालिबान के भी अभी कुछ लीडर्स हैं ना, आई वॉज लुकिंग इन न्यूज, कुछ लीडर्स हैं वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में तैयारी की है उन्होंने, वो यहाँ पे कैडेट रहे। सो द पॉइंट इज, जो लिंकेजेस है ना इंडिया और तालिबान के, तालिबान मतलब अफगानिस्तान के, ये भी बड़े डीप रूटेड है हिस्ट्री में, और रिलेशंस हमेशा कॉर्डियल रहे। तो इंडिया ने जिस तरीके से अभी जैसे एम्बेसी खाली किया वहाँ पे, उस बात पे भी सवाल उठा कि इतना हैपहैजार्ड वे में करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ब्रीफ करेगी पार्लियामेंट्री पार्टीज को कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए वो क्यों लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए मैच्योर और सेंसिबल टेक यही होगा कि हम MEA की बात को सुने, बिकॉज अभी भी हम जो देख रहे हैं वो न्यूज़ है, रूमर्स है, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, वी शुड वेट फॉर MEA स्टेटमेंट कि क्यों हमको इवैक्यूएट करना पड़ा। प्लस तालिबान का जो यहाँ पे रिजीम है, इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा नोटोरियस रहा है ह्यूमन राइट्स के एटसेट्रा में। तो दैट इज वाई वी कैन नॉट ड्रॉप अवर गार्ड्स। अर्ली इवैक्यूएशन एम्बेसी का क्यों हुआ, इस बात पे सवाल है। ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे हुआ है, विच इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ। The rise of Taliban power and that of the group's Pakistani backers is a particular security concern, as groups such as LET, JAM, ये सारे लोग हैं ना, अब ये एक्टिव हो जाएंगे। ये स्टेज बेस है फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया। ये सबसे बड़ा हमारा थ्रेट बना हुआ है कि ये लोग क्या करते हैं, ये रेडिकलाइज करते हैं। नए बच्चे होते हैं 15, 20, 25, 30, इनको क्या होता है, ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, इनको ज़्यादा समझ भी नहीं होती, नया नया जोश होता है, तो इनको ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इनको डिस्टॉर्टेड ट्रुथ बताए जाते हैं, और फिर इनको यूज़ किया जाता है एज अ फुट सोल्जर, और उससे ये अपना जो जो नैरेटिव है, इनका जो इंसिडियस प्लान्स हैं, उसको ये फुलफिल करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम कि ये रिलीजियस दिस रेडिकलाइज करते हैं। अ मोर ओपन लिबरलाइज्ड वीजा पॉलिसी इंडिया को रखना चाहिए। स्विफ्ट प्रोसेसिंग जरूरी है। न्यूली लॉन्च्ड स्पेशल इमरजेंसी एक्स मिस का, तो जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे अपने नेशनल्स और जो भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए वीजा पॉलिसी वगैरह ओपन करे, स्विफ्ट और लिबरलाइज्ड स्टैंड ले। इंडिया का जो एग्जिट है अफगानिस्तान से इज नॉट परमानेंट and it will retain its traditional and historic interested in country and its people despite adverse events there. तो this is the message। अफगानिस्तान पे हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, वी आर होपफुल, पीपल ऑफ अफगानिस्तान के साथ हैं हम। द पॉइंट इज, यहाँ पे हमें काफ़ी केयरफुली हमारी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज स्टेइंग इन्वेस्टेड। ऐसे रिलेशंस हम तोड़ नहीं सकते हैं अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के लोगों से।
दिस इज अ pragmatic अफगान बिहाइंड द रिलीजियस gap. अब जैसे रिलीजन है, बिफोर दैट दिस इज अकोमोडेटिव, दिस इज पॉलिटिकल न्यूज. अब यहाँ पर जैसे रिलीजन है, रिलीजन जो होते हैं ना जैसे काफ़ी पुराने होते हैं, जैसे इस्लाम भी है, अराउंड 1300-1400 ईयर्स पहले आया है. तो जो रिलीजियस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसमें डिस्टॉर्शंस होते हैं, हर कोई अपना अलग वर्जन निकाल देता है. जैसे अभी कुछ ही दिन पहले कुरैशी साहब ने बताया, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ये तालिबान जो वर्जन ले रहे हैं शरिया का, वो दैट्स नॉट राइट, ये एक्सट्रीम वर्जन है विच इज़ नॉट राइट. तो प्रैग्मेटिक अफगान बिहाइंड द रिलीजियस गाप. अब इसमें इंडिया का अगेन क्या स्टैंड हो, पॉइंटर्स यही है कि लेट अस वेट एंड वॉच यहाँ पे आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है, और हमें हमारे जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना है. बाकी बहुत ज़्यादा हमें इस टॉपिक में ड्वेल नहीं करना है. ओके, फोकस ऑन योर दिस कोर सब्जेक्ट्स और सिलेबस के आसपास ही हमें बात करना है. ऑल राइट, बिकॉज यहाँ पे लेयर्स एंड लेयर्स, टू मैनी लेयर्स होती है. हम 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज करंट अफेयर्स देखते हैं, फिर भी हमने फिगर आउट कर लिया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है और यहाँ पे क्या होने वाला है. बट इमेजिन वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कैसे बैकफुट पे आ गए कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए यहाँ पे क्या होने वाला है अफगान में. इतना ग्रॉस मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ जो काबुल एयरपोर्ट में देखने को मिला. इनका तो ड्यूटी ही है, फुल टाइम जॉब है, सिक्योरिटी सेफ्टी इंटेलिजेंस का काम करना, ये फेल क्यों हो गए, दिस इज द क्वेश्चन. तो द पॉइंट इज अभी ये चीज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. व्हाट वी विल डू इज वेट फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट, और जो हमारे सिलेबस की लाइन है वो लाइन हम फॉलो करेंगे. दिस इज ताउटे यास एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइक्लोजेनेसिस. आईपीसीसी की रिपोर्ट आया, ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस में क्या होना चाहिए कि वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, और आईपीसीसी की रिपोर्ट बोल रही है कि जो ओशन है वो वार्म हो रहा है, तो साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं. एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो भी हो रहा है. हाई ह्यूमिडिटी लोअर मिडिल ट्रोपोस्फेयर में होनी चाहिए, जैसे ऐसे वर्टिकल ऐसे फनल बन पाए, वो भी हो रहा है. कोरियोलिस फोर्स लो प्रेशर सेंटर, तभी जो साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर के आसपास आते हैं, लो प्रेशर एरिया बनता है. प्री एग्जिस्टिंग लो डिस्टर्बेंस है तो वही आगे चल के बड़ा साइक्लोन बनता है. वर्टिकल विंड शेयर नहीं होता तो इससे क्या होता है, साइक्लोन फुल स्ट्रेंथ अक्वायर कर पाता है. तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस के 4-5 पॉइंट्स हैं. साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है. जैसे ये हमारा मैप है इंडिया का, साइक्लोन्स कहाँ ज़्यादा आते हैं, इस एरिया में ज़्यादा आते हैं, गुजरात तरफ, महाराष्ट्र में भी जैसे अभी आए थे, देन यहाँ ज़्यादा है, केरला में ज़्यादा है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है ये सबसे ज़्यादा प्रोन है फॉर दीज साइक्लोन्स, बिकॉज बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स रिलेटिवली ज़्यादा आते हैं और इस डायरेक्शन में मूव होते हैं. तो यहाँ जो साइक्लोन बने वो सारे हमारी कोस्ट पे हिट करेंगे. अरेबियन सी में जो साइक्लोन बने वो चला जाएगा अरब पेनिनसुला में. तो यहाँ इसलिए हमें ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं. प्लस ये थोड़ा एनक्लोज्ड भी है, सी सरफेस टेम्परेचर भी ज़्यादा है, कुछ रेमिनेंट साइक्लोन्स यहाँ पैसिफिक से भी आ जाते हैं. तो ये जो जोन है यहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं. इंटेंस स्टॉर्म्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स आते हैं, वाटर जो होता है इनंडेशन, पानी पूरा बहराव हो जाता है, शिफ्टिंग पोलवर्ड मूविंग स्लोवर एंड कीपिंग देयर पावर लॉन्गर आफ्टर हिटिंग लैंड. तो साइक्लोन्स जो है ना लैंडफॉल के बाद यूजुअली वीक हो जाते थे. लैंडफॉल मतलब जहाँ पे जमीन को टच किया, बट अब देखने में आ रहा है कि ये अपनी इंटेंसिटी मेंटेन कर रहे हैं और दे आर बिकमिंग मोर इंटेंस. डिस्ट्रक्टिव विंड्स है यहाँ पे, टोरेंशियल रेनफॉल है, स्टॉर्म सर्जेस हो रहा है, नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सेप्शनल रेनफॉल हो रहा है, स्टॉर्म सर्ज हो रहा है, इनंडेशन, यहाँ की जमीन जो है ना वो खारी होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट, जो ओशन वाटर का इनंडेशन होता है. तो जो साइक्लोन्स हैं ये डिवास्टेटिंग होते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, दिस पीपल, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट्स, ट्रीज, इकोलॉजी, एवरीथिंग, हर चीज डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन. कम्युनिकेशन टावर टूट जाएंगे, हॉस्पिटल, फूड शॉर्टेज होगा, पानी आएगा तो फिर उससे फिर दूसरी डिसीजेस डेवलप होगी, रोड्स ब्रिजेस डेवलपमेंट सब टूट जाएगा. तो साइक्लोन से फाइट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली इन सब राज्यों में. तो कुछ बड़े अच्छे स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, एसेंशियल स्टेप्स क्या लेने चाहिए. इट इज़ इम्परेटिव टू इम्प्रूव द साइक्लोन वार्निंग सिस्टम. जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतनी ही बेटर हम प्रिपरेशन कर पाएंगे. जैसे अभी 2-3 दिन पहले पता चल जाता है साइक्लोन आने वाला है, हम प्रिपेयर हो जाते हैं. रिवैम्प करें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर. तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम. दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट मस्ट वाइडन द कवर अंडर शेल्टर बेड
प्लांटेशन, जो ये ट्रीज होते हैं ना ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो अपन ने यहाँ पे देखे थे मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो साइक्लोन को डिसिपेट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं। तो शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन होना चाहिए, मैनग्रोव्स करें कोस्टल रीजन में, इससे लेसन द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन होगा। इसके अलावा अडॉप्ट करें कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मिटिगेशन, जैसे बिल्डिंग्स बेटर बनाएं, साइक्लोन रिजाइलेंट इंफ्रा बनाएं, स्टॉर्म सर्ज हो रहा है तो हम एम्बैंकमेंट बनाएं, ऐसे मेड बनाएं ताकि पानी अंदर नहीं आए, कैनाल्स बनाएं, रिवर कनेक्टिविटी बेटर करें ताकि वाटर लॉगिंग नहीं हो, पानी भराव नहीं हो लो लाइंग एरिया में। तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है डिजास्टर रिजाइलेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अक्सर क्या होता है, छत टूट जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स टूट जाते हैं, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। वल्नरेबल हाउस होल्ड्स जो हैं उसको ठीक करें। कम्युनिटी अवेयरनेस बढ़ाएं, जैसे कुछ ही दिन पहले हमने हैम रेडियो पढ़ा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हैम रेडियो। दिस इज मैसिव कम्युनिटी अवेयरनेस। कोलकाता में एक ग्रुप हैम रेडियो ऑपरेट कर रहा था। तो मैसिव कम्युनिटी अवेयरनेस करें, कैंपेन्स करें, कोऑर्डिनेशन हो सेंटर और स्टेट में, डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स करें। इट इज ओनली सच अ कलेक्टिव मिटिगेशन एफर्ट बाय द सेंटर एंड स्टेट दैट कैन हेल्प रिड्यूस द फिस्कल बर्डन, जो पैसे का नुकसान हुआ है स्टेट्स को और जान माल का जो दूसरा नुकसान हुआ है। द पॉइंट इज डिजास्टर्स हम ऐसे तुरंत स्टॉप नहीं कर सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है साइक्लोन पे, अर्थक्वेक पे, बट इसका जो डैमेज जो होता है उसको जरूर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2020 में GS3 में आया था। Discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India, departing from the earlier reactive approach. Reactive approach क्या होती है? फायर फाइटिंग, कुछ हो गया अब हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और अभी क्या है, प्रिपरेशन करना है, हमें अवेयर रहना है कि कुछ होने वाला है डिजास्टर और उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड है। इसके कंटेंट के लिए NDMA की वेबसाइट बहुत अच्छी है। अगर आप ट्विटर पे हो तो NDMA का पोर्टल भी फॉलो करो, उसमें बड़े अच्छे डूज डोंट सर्टेन इनिशिएटिव्स कौन से हैं ये सारी चीज़ें बड़े इजीली वहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ गुड। रेलेवेंट लेटेस्ट चीज़ें मिलती है। सो डिस्कस द रीसेंट मेजर्स जो गवर्नमेंट लेके आई है डिजास्टर्स को कम करने के लिए। ऑलराइट, तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये है द इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। फाइंडिंग अ हेल्दी वे टू कुक, जैसे अभी हमने उज्ज्वला स्कीम दिया था गैस सिलेंडर के लिए, ताकि विमेन क्या होती है, अगर धुआं, चूल्हा जो है उसमें धुआं भी बहुत होता है, तो जो खाना पका रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उधर ही रहेगा, और यूजुअली जैसे किचन इंडोर है तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो रही थी। तो इसलिए ज़रूरी है उज्ज्वला स्कीम से जो LPG सिलेंडर है, स्मोक लेस किचन है, इस पे हम ध्यान दें, डिसीज बर्डन भी कम होगा। ब्लस्टर एंड बोगस क्लेम्स, ये बात है डेमोक्रेसीज, बोल्सोनारो, देन बैड ईयर्स फॉर पब्लिक फर्म। तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो सवाल आप तैयार करोगे ना, तो ये सब्जेक्टिव सवाल है, इसका कोई सही गलत नहीं होता है। और मेंस में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेंस में ना बहुत ज़्यादा आपको पता है ओके, बट उसका कितना रिप्रोडक्शन कर पा रहे हो ना वो ज़्यादा मैटर करता है। टाइम बाउंड मैनर पे तुरंत आइडियाज़ आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, असेंबल कर पा रहे हो इतने सारे टैम्पलेट्स को, ये जो स्किल होती है ना, स्किल सेट, ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है दिस रियल एग्जाम में। और इसका कोई सीक्रेट है नहीं, सीक्रेट बस यही है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इंफॉर्मेशन बेस आपका ब्रॉडन होगा, उतना ही क्वालिटी आंसर आपका निकल के आएगा। और रोज कुछ ना कुछ आपको मैं लिखने के लिए बोलता हूँ ना, इससे क्या होगा, आपकी लिखने की आदत बनी रहेगी। बाद में ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन पहले टेस्ट सीरीज के लिए भाग रहे हैं मेंस में, तो 15 दिन में कुछ नहीं होता है, ये आप साल भर करो, यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन। लिखने की हैबिट होगी और बातें बनाना आ जाएगा, बातें बनाना जो बहुत जरूरी है मेंस में। ओके, कि सिलेबस के आसपास पॉइंट्स को इनोवेटिवली हम सोच के प्रेजेंट करें। इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग टू रिकवर, दिस इज अ फैक्ट। फाइंडिंग अ हेल्दी वे टू कुक, जयशंकर साहब अभी ब्रीफ करेंगे फ्लोर लीडर्स को ऑन अफगानिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम फॉलो करेंगे। रूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी डीपन्स, रिस्ट्रिक्शन ईज हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी रियलिटी लग रही है। 60% सर्ज हुआ है डिमांड फॉर डेटा साइंटिस्ट। अब सी, ये जो नेक्स्ट चीज है ना, वर्ड जो है वो डेटा ड्रिवन हो रहा है, डेटा ड्रिवन। तभी आपके मोबाइल का हर एप्लीकेशन आपका डेटा चाहता है। आपने कोई भी ऐप देखा है उसको देखो, उसको आपको SMS भी पढ़ना है, उसको आपके फोटोज भी देखने हैं, उसको आपका वाईफाई भी देखना है, एवरीथिंग, SMS, वाईफाई, कॉन्टैक्ट, डेटा, एवरीथिंग। और इससे क्या होगा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग भी करेगा।
आपकी प्रोफाइलिंग होगी। तो ये तो नेगेटिव यूज केस है। वैसे पॉजिटिव यूज केस भी बहुत है डेटा साइंटिस्ट का, कि इससे डिसीजन मेकिंग बेटर हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में है, R&D में हो रहा है। अभी जैसे डेटा साइंटिस्ट मतलब इनकम टैक्स वगैरह में हम देख रहे हैं, तो इसका डिमांड अभी बहुत बढ़ रहा है डेटा साइंटिस्ट का। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट बूस्टिंग हायरिंग। तो दिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पॉटेड नियर जम्मू, गवर्नमेंट वेबसाइट चेंज कंटेंट। और दिस इज जयशंकर साहब, अफगान स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दे आर इन डीप ट्रबल। और दिस इज काफ़ी महंगा है दिस रैपिड टेस्टिंग। यूएस में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा की उन्हें डिमांड थी। देन यूएस ने ग्रांट किया है फाइजर वैक्सीन को फुल अप्रूवल, ट्रिगर्स न्यू मैंडेट्स। फुल अप्रूवल, पहले इमरजेंसी यूज अप्रूवल था। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स से बिसीज्ड पंजशीर वैली है, नॉर्थ में है ये, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस भी है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस दे रहे हैं तालिबान के लिए। देन दिस इज गाजा, दिस इज कमाला हैरिस, एशिया, रूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी डीपन है। हिंडाल्को प्लान्स कैपेक्स ऑफ 3 बिलियन, आरबीआई पैनल मूव्स 4 टीयर्स फॉर यूसीबीज, 60% सर्ज हुआ है दिस डेटा साइंटिस्ट में। मर्सिडीज नई लॉन्च हुई है केवल 2 करोड़ रुपए में। देन दिस इज अबाउट द समर ऑफ 71, इंडिया जब क्रिकेट में यहाँ पे सीरीज जीता था इंग्लैंड में। देन दिस इज अबाउट, सो द हिंदू है ये इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ बात है मोनेटाइजेशन का। सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है, तो वो मोनेटाइज कर रही है बहुत सारे एसेट्स को, जैसे रोड्स हुए, रेलवेज हुए, ये सब एसेट्स हैं सरकार के। रोड्स, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन, नेचुरल गैस की जो पाइपलाइंस हैं, प्रोडक्ट है, अर्बन रियल एस्टेट है, टेलीकॉम है, वेयर हाउस है, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, स्टेडियम। तो यहाँ सरकार को लग रहा है कि इस चीज़ को मोनेटाइज कर दें, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें, लीज पे दें, समथिंग लाइक दैट, तो अपन पैसे ला सकते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ से आ सकते हैं। और जो सरकार यहाँ पे सोच रही है सेक्टर वाइज मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ओवर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 25। अब इसका भी क्रिटिसिज्म होता है इसमें कि इतना मोनेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ये सरकार आर्ग्यूमेंट देती है कि ये जो एसेट्स हैं ये अंडर यूटिलाइज्ड है, यूज भी नहीं हो रहा है, तो इससे कुछ पैसे कमा लें, ऐसा सरकार का लॉजिक है। देन गवर्नमेंट ने आईटी इन्फोसिस को बोला कि आप ग्लिचेस ठीक करो। बिहार में डिमांड हो रही है कास्ट सेंसस की, तो ये अभी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है। देन दिस इज सी लॉस्ट ऑल होप आफ्टर प्रेसिडेंट घनी फ्लेड। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिस ट्रबल, दे आर इन डीप ट्रबल। देन दिस इज, ये एक और चीज़ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, हिस्टोरिकल अफगानिस्तान में यहाँ पे था, उसको फिर ये कैरी करके इंडिया में ला रहे हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब बीइंग टेकन टू द इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इन काबुल ऑन मंडे। देन दिस इज GOC आर्मी एंड इन पोस्ट पैंडेमिक क्लासरूम्स। अब जो क्लासरूम्स है ना, हमें क्या चाहिए, हम जॉयफुल एंड क्रिएटिव लर्निंग लाएं, प्रेशराइज नहीं करें। जैसे आज 10-10 साल के बच्चों को प्रेशराइज, कोड करो, जबरदस्ती कोड करो, नो, यू शुड नॉट प्रेशराइज देम। जॉयफुल होना चाहिए और क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। उसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, उस पर उसका हेल्प करना चाहिए, उधर उसका इंटरेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। क्रिएटिव लर्निंग होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन चिल्ड्रन होते हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज्ड नॉन प्रिविलेज्ड नहीं। एवरी चाइल्ड शुड बी एबल टू लर्न इन एन एटमॉस्फेयर दैट इज फ्री, रिफ्लेक्टिव एंड अफर्मिंग। दे शुड बी एबल टू रिलेट न्यू कॉन्सेप्ट्स टू व्हाट दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद। उनको इंटरेस्ट करो और लिंकेजेस डेवलप करो। पैंडेमिक एक स्टार्टिंग पॉइंट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। जो जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी, उसको दबाना नहीं चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, चिल्ड्रन को एनकरेज करो, सेफ स्पेस दो लर्निंग सर्कल्स का, टू डिस्कस व्हाट दे सॉ, एक्सपीरियंस, लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स ना, जैसे सिविल सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रहे हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। बस ज़रूरत एक ही चीज़ की होती है कि आप में वो जोश होना चाहिए, आप में वो फायर होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना ही है, आप में वो इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे, बस हो जाएगा सिलेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे उनका इंटरेस्ट डेवलप करो और उनको गाइड करो कि देखो ये ट्रैक है, इस पे आप यू रन, देन दे विल स्टार्ट रनिंग।
हमें स्कूल में ये भी ज़रूरत है कि जैसे इंडोर्स स्कूल्स में क्लासरूम्स होते हैं प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, तो कोविड का थ्रेट है, इस बात पे भी ध्यान देना है। द पॉइंट इज एजुकेशन ना एक टॉर्चर नहीं होना चाहिए, एजुकेशन लर्निंग एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोर स्क्रूटनी लेस स्पीड है। ऑन काबुल दिल्ली मस्ट वेट सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट वेट, ये सी राजा मोहन साहब ने बोला है। बड़े अच्छे आर्टिकल्स होते हैं इनके इंटरनेशनल रिलेशंस में। स्ट्रैटेजिक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, coupled with political empathy for Afghan people. Note down this line. Strategic patience coupled with political empathy for Afghan people. Active engagement will continue to keep Delhi relevant in Kabul's internal and external evolution. किसी ने आपसे पूछा अफगान में क्या करना चाहिए, ये लाइन बता दो, स्ट्रैटेजिक पेशेंस इन दिस, एक्सीलेंट। मस्ट वेट एंड वॉच, जल्दबाजी नहीं करना है। द लॉस्ट डेकेड, डेमोक्रेसी इज मिसिंग मिडल। देन चीफ जस्टिस साहब NV रमन्ना जी यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं, और ये बात है एंटी तालिबान फाइटर्स हैं पंजशीर में। देन अफगान के एक्स प्रेसिडेंट करजई साहब, और दिस इज ग्लिचेस इन टैक्स पोर्टल है, ओके। और कोविड-19 की टेस्टिंग है, ये नया टावर आया है, स्मोग टावर। कोविड में बहुत रिस्की मॉनेटरी पॉलिसी हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, हमें अकोमोडेटिव से वापस नॉर्मल लाना पड़ेगा दिस मॉनेटरी पॉलिसी, अदरवाइज इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा थ्रेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा बनेंगे। UAE ने इंडियन टूरिस्ट को ओपन कर दिया है दिस वीज़ा। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कवरेज। अब हम आते हैं वर्ल्ड मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सी। तो सी, यहाँ हम प्राइमरली पहले देखते हैं सारे ओशियंस को। तो ओशियंस जो है ना वो बड़े होते हैं, वैसे तो अर्थ पूरा ब्लू प्लैनेट है, सारा पानी जो समुद्र का है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है दिस वे और दैट वे। तो ओशियन मतलब बिगर, जैसे ये पैसिफिक है, दिस इज द बिगेस्ट ओशियन। तो यूरोप जो अमेरिका है उसके यहाँ पे पैसिफिक स्टार्ट हो जाता है, और इधर जापान वगैरह ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक आता है, वर्ल्ड गोल है, तो दिस इज पैसिफिक। नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, दिस इज पैसिफिक ओशियन। फिर ये जो एस शेप बना है, ये एस शेप जो बना है ये अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। फिर ये जो ओशियन जो यहाँ पे दिखता है जो हमारा बैकयार्ड है वो है इंडियन ओशियन, ऊपर की तरफ आर्कटिक है, नीचे की तरफ सदर्न ओशियन है, तो ये बड़े ओशियन है। अब इन ओशियन में छोटे छोटे सीज हैं जो रीजनल है, जैसे ब्यूफोर्ट सी, इसमें अब मैं आपको क्विकली सारे सीज बता देता हूँ। हमारा प्रोसेस फिर वही है, आप गूगल अर्थ खोलो, मैप खोलो और ये सारे सीज को देखो। सवाल ऐसे आते हैं, जैसे एक बार सवाल आया कि टर्की के ऊपर कौन सा सी है, ब्लैक सी है, इस टाइप से। मेडिटेरेनियन सी में बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी होती है, ये है। अभी ब्लैक सी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अराल सी की लोकेशन पूछ लिया, कैस्पियन सी, ऐसे सवाल आते हैं। तो ये है जैसे ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर है, चुकची सी है, ये बैरिंग सी है, बैरिंग सी, दिस नॉर्थ अमेरिका और एशिया, बैरिंग सी। गल्फ ऑफ अलास्का है, दिस इज हडसन। फिर ये बैफिन बे है, लेब्राडोर सी इंपॉर्टेंट है, करंट्स हम देखते हैं ना मिक्स होते हैं, लेब्राडोर। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इज इंपॉर्टेंट, कल देखा था रिवर, दिस बिग लेक्स को कनेक्ट कर रही है नॉर्थ अटलांटिक से। सारगैसो सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सारा कचरा आके यहाँ पे आ जाता है, सारगैसो सी, गायर फॉर्मेशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये कैरेबियन सी है। तो ये वाला जो रीजनल एरिया था दिस इज नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कि स्कोटिया सी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब यूरोप में बहुत सारे सीज हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन। फिर ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये बे ऑफ बिस्के है, एड्रियाटिक सी है, ब्लैक सी है, और इनकी स्ट्रेट्स भी पता होनी चाहिए कि ये आपस में कनेक्टेड किस नैरो बॉडी से, जैसे बॉस्फोरस, मारा मारा एटसेट्रा। नॉर्थ सी ऊपर की तरफ है, बाल्टिक, बोथनिया, ग्रीनलैंड, बैरन सी है, कारा सी यहाँ पे एशिया में ऊपर है, रशिया के ऊपर, वाइट सी, लैप्टेव, और ये ईस्ट साइबेरियन। फिर ये बैरिंग सी है, अर्थ गोल है, बैरिंग फिर आ गया। सी ऑफ ओखोत्स्क ऊपर है, ओखोत्स्क कोल्ड करंट भी है। सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, येलो, फिलीपींस, साउथ चाइना सी। फिर ये इंडोनेशिया के सीज आ जाते हैं, सेलेबस, फ्लोर्स, दिस इज टिमोर, जावा और अराफोरा, और दिस इज कोरल सी। तस्मान सी ये यहाँ पर है, ओके। देन इंडियन ओशन में आप देखो, टिमोर, दिस इज जावा, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल आ गया, अरेबियन, गल्फ ऑफ अडन, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। फिर एक ये डेड सी है, ये रेड सी भी बहुत न्यूज में था अभी, रेड सी। तो ये तो ब्रीफ नेम है, आज का आपका होमवर्क है, इसको मैप में सारे सीज एक बार बड़े आराम से देखना। यहाँ पे मैंने ये लिस्ट भी बना दी है, ये 29 जो सीज हैं दे आर इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन देखना और मैप में भी देख लेना।
अब इसमें कुछ सीज बड़े इंपॉर्टेंट है जिसको हम वन बाय वन सेपरेटली देखेंगे, जैसे मेडिटेरेनियन है, ब्लैक सी है, रेड सी है, गल्फ ऑफ दिस ओमान हो गया, अरेबियन सी है ना। तो इनको हम वन बाय वन, जैसे साउथ चाइना सी में बड़ा टेंशन है, इनको वन बाय वन अभी 2-3 दिन में हम कवर करते हैं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप होमवर्क ये आज जरूर कर लेना कि सारे सीज का आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पर है वो सी। ओके, ये सारे 29 सीज। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपको बताना था मिसिंग क्या है। तो सी 372 पहला नंबर है, 3 + 7 + 2 12 हो गया, 823 दूसरा है, ये 13 हो गया। तो देखो इनका समेशन ऐसे बन रहा है 12 13 14 15 16 17। तो आप यहाँ पे बता सकते हो इधर 6 आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था 2, ताकि ये इस पैटर्न को फॉलो करे। तो 6-2 इज द आंसर। तो सी ऐसे पैटर्न्स आते हैं और ये ज्यादा नहीं है, 15-20 वेराइटी है, उसी वेराइटी से सॉल्व हो जाता है सवाल। अब जैसे ये नेक्स्ट बताओ, 101 से 3 सबस्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, फिर 5 किया फिर ये आ गया, फिर 97 ये आ गया, 11 ये आ गया। तो देखो एक नंबर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी। तो 62 इज दिस आंसर। नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो सी 22/2 किया तो 11 आया, ये अगला नंबर। इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया, फिर 33/2 किया तो 16.5 आ गया, इसमें 3 मल्टीप्लाई किया तो 49.5 आ गया। अब 49.5 का आधा किया तो 24.75 है। तो दिस इज द आंसर, सिंपल। पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन नंबर सीरीज। इसमें से ऑड वन आउट क्या है? आंसर 21, 24, 33, 39 और 49, 49 और 74। इसमें आप बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 6, 6, 12, 36, 144, 720। एक पैटर्न है इसमें, आइडेंटिफाई। फॉलोइंग सीरीज में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 6 इज दिस 2 to 2, 25 और दिस, यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क में? आंसर। सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट के थे। मैप इसको भी मैं अभी क्विकली शेयर कर रहा हूँ। गूगल अर्थ ओपन करिए, वर्ड एटलस ओपन करिए और 1 घंटे में ये सारे सीज को एक बार गो थ्रू करिए। ओके, ये आपको बड़ा हाई यील्डिंग रहेगा एग्जाम्स में अभी, क्योंकि मैरीटाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, स्टेइंग इन्वेस्टेड, WTO टॉपिक प्रिपेयर करना है, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस भी बताने हैं। ओके, so this is 24th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.